आदाब दोस्तों, बहुत दिन से वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, बिज़ी हूँ यहाँ काम में। तो बहुत से फ़ोन आए, ये हुआ आपने इलेक्शन पे कुछ पहले ही बता दिया था, लेकिन उसके बाद कोई वीडियो ही नहीं बनाए। इलेक्शन ख़त्म हो गया, काउंटिंग ख़त्म हो गई, आज लोग बोले अब तो शपथ ग्रहण हो गया, अब तो कुछ बोलो भाई। तो लोगों को मेरे द्वारा दी गई मिसालें बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैंने कहा चलो टाइम निकाल के एक वीडियो बना देते हैं। हालांकि यहाँ कोई साधन संसाधन नहीं है वीडियो बनाने का, है तो बम्बई में भी नहीं, लेकिन वहाँ टाइम रहता है। तो शुरू करते हैं ये कि आप लोग मिसाल जो सुनना चाहते हैं उसके बारे में। लोगों को सबसे ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि एनडीए पूर्ण बहुमत में आ गया है, वो सरकार बनाने जा रहा है, वो सरकार बना भी रहा है, फिर भी बहुत दुखी है। इंडिया गठबंधन वाले बहुमत से दूर हैं, सरकार भी किसी हाल में नहीं बना पाएंगे, लेकिन खुशी उनके यहाँ मनाई जा रही है, वो सबसे ज़्यादा खुश हैं, वो सबसे ज़्यादा आगे आगे कूद रहे हैं। इसके पीछे क्या राज है, तो इसके बारे में कुछ हो सके तो बताओ। तो मैंने कहा ठीक है, चलो इसका राज खोलते हैं और मिसाल अच्छी दूंगा, मिसाल के बाद आप लोग एकदम समझ जाएंगे। असल में मोदी जी का जो सरकार चलाने का सिस्टम था, इन्होंने अपने पीएमओ में 700 अधिकारी कर्मचारी रख लिए थे और सभी मंत्रालय का काम इनका पीएमओ ही देखता था। और वो जब जो चाहते थे वो करते थे, चाहते करते नहीं, वही लोग करते थे, ये सब हामी भर देते थे, ये तो अपना दिन भर ड्रेस बदलते थे। अब बहुमत में नहीं आई, भाजपा बहुमत में नहीं आई है। मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद पहली बार भाजपा अल्पमत में आई है। लोगों को मनाना रहेगा, लेना रहेगा लोग, और उसमें हैं भी बहुत से भगोड़े लोग। अभी रामविलास पासवान का लड़का है, पासवान जी भी कहीं से रहते थे, नीतीश जी भी ऐसे रहते, नायडू भी ऐसे रहते थे, जितने हैं सब वो भागने उगने वाले ही हैं, उन सबको लेके बनाना है। तो अब मोदी जी बाहर घूमने कैसे जाएंगे, जो अपना पूरे दुनिया में डंका बजवाते थे पैसा देके, उस सब में उनको थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है कि अब करूँगा तो क्या करूँगा। जो इंडिया वाले खुश हैं उसकी मिसाल ऐसे दी जाती है, जिससे दो सेनाएं लड़ती हैं ना आमने सामने। तो पुराने ज़माने में जो तलवार से युद्ध होता था, तो पहले सेनापति आगे आगे, दोनों सेनाओं के सेनापति तलवार लेके आगे आते थे, भिड़ते थे। इसमें भी हुआ, इंडिया के सेनापति आगे आए, एनडीए के सेनापति मोदी जी आगे आए, भिड़े, और मोदी जी को बहुमत नहीं मिला। तो इसको यूँ समझिए कि जैसे बॉर्डर पे पहुँचते पहुँचते मोदी जी का नाड़ा खुल गया। अब वो बेचारे तलवार फेंक के अपना नाड़ा पकड़ लिए। नाड़ा मतलब ये दोनों, नायडू और नीतीश। अब वो नाड़ा संभालें तो जंग लड़ें, लेकिन नाड़ा संभालते हैं तो तलवार नहीं उठा पाएंगे, नाड़ा ही पकड़े रहना पड़ेगा। तो मोदी जी ये परेशान है, मैं कितने साल भी सरकार चला लूँ, ये नाड़ा पकड़ के सरकार चलानी पड़ेगी, तो मैं लड़ूंगा कब। और इंडिया वाले खुश इसलिए हैं कि अब कुछ भी हो जाए, ये बंदा तलवार नहीं उठा सकता, ये नाड़ा ही पकड़े रहेगा। और नाड़ा जो दोनों है इतने धोखेबाज है, वो कभी भी खुल सकते हैं। तो नाड़ा अगर खुल के गिर गया तो फिर समझ लो सारा राज खुल जाएगा। तो इसी एक कारण के लिए मोदी जी बड़े दुखी हैं जीतने के बाद भी, क्योंकि अब वो ज़िंदगी भर वो दोनों नाड़ा, नीतीश और नायडू नाम का नाड़ा पकड़ के खड़े रहना रहेगा उनको, तलवार वो नहीं उठा पाएंगे, मतलब सरकार नहीं चला पाएंगे, हमेशा इन्हीं दोनों को संभालना रहेगा। इंडिया वालों की यही खुशी है और एनडीए वाले का यही दुख है। मोदी जी हैं असली राजनीतिक आदमी। हिंदुस्तान में राजनीतिक जैसा होना चाहिए वैसे ही वो मौका देख के वो अपना रंग बदलते रहते हैं। उसकी एक मिसाल देख लीजिए, जब वो कोई भी चुनाव होता था, जब वो जीतते थे तो अपने पार्टी कार्यालय में अपना स्वागत करवाते थे। तो जैसे सब लोग खड़े रहें, उसके बाद ये महाराजा की तरह आते थे तो लोग नारा बोलते थे, फिर ये माइक के पास आके तो जय श्री राम के उद्घोष से ये अपना भाषण शुरू करते थे। अब की बार जय श्री राम वाले मैटर में थोड़ा धोखा हो गया, यूपी में सीटें बुरी तरह हार गए और फैज़ाबाद की भी हार गए। जो जय श्री राम जहाँ से सब चालू किए थे मंदिर और ये वो जो भी उनका आडंबर था, उन्हें लगा कि इसी से सब हो जाएगा, वहाँ वो हार गए। और उड़ीसा में वो बहुत अच्छी तरह से जीते हैं। तो वो जब अब की बार स्वागत कराने आए तो उन्होंने वहाँ जय श्री राम को छोड़ दिया कि भाई आपका जितना होना था हो गया, अभी मुझे दूसरे ने सपोर्ट किया है उसकी जय बोलेंगे। तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जय जगन्नाथ से की। ये आम इंसान की तरह से अगर देखो तो उन्होंने अच्छा नहीं किया है कि भाई ये क्या तुम हार गए तो अब जय श्री राम को छोड़ दिए, जहाँ जीते जय जगन्नाथ को पकड़ लिए। लेकिन नेता के हिसाब से देखें तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, नेता का यही काम ही है।
लात मार दे, वो किसी को भी लात मार दे, अपने माँ बाप को लात मार दे, और ये तो खैर भगवान है, और जब जाओ तो मानते, मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर हैं। तो ये इसी हिसाब से करते हैं, ये जब चाहते हैं भगवान मान लेते हैं, नहीं तो कहते पत्थर है। कि अब की बार ये जय श्री राम को छोड़ के जय जगन्नाथ जी को पकड़ लिए। अच्छा, मोदी जी का जो घमंड उनके अंदर आ गया था वो ये था कि उनको सच में लगने लगा था वो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा अगर उनको ना लगता तो जैसे उनके पार्टी वाले, जैसे जेपी नड्डा ने एक बार कहा कि वो देवताओं के देवता हैं, तो उन्हें डांट देना चाहिए था कि ऐसा थोड़ी ना यार, ये क्या बात है। क्योंकि मुझे तो अच्छे से पता है ना मैं क्या हूँ। कोई अगर थर्ड पर्सन कुछ मुझे तारीफ़ करता है, ज़्यादा तारीफ़ करता है, तो मैं उसको बुला के डांट दूँ। कोई मुझे कहे कि मैं शाहरुख खान दिखता हूँ तो मैं उसे डांट दूँ, क्योंकि मैंने शीशा देखा है यार, मैं शाहरुख खान की तरह नहीं हूँ, तू क्यों मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो मैं देवताओं का देवता हूँ, मुझे अच्छी तरह मालूम, मैं मनुष्य नहीं पूरी तरह हूँ यार, देवता कहाँ से जाऊँगा। तो ये कभी डांटते नहीं थे, जिसने जो कहा वो खुश होते थे। संबित पात्रा, वो उड़ीसा पुरी से चुनाव लड़ता है, उसने कहा कि भगवान जगन्नाथ भी मोदी जी के भक्त हैं। बाद में उसने माफ़ी मांग ली, लेकिन मोदी जी ने उसको नहीं डांटा और ना कुछ कहा, हालांकि गुस्सा उनको होना चाहिए था। अच्छा, इसका रिएक्शन मोदी जी के पास नहीं पहुंचता था, पब्लिक इससे कितना नाराज़ है। क्यों? गोदी मीडिया को रिएक्शन दिखाना, गोदी मीडिया तो बोलती नहीं सचमुच हो, गोदी मीडिया तो और भी बड़ा भगवान बना के रखी थी, तो उनको पता नहीं चलता था पब्लिक में इसका रिएक्शन। अरे पब्लिक भगवान को भगवान मानती है, तुमको यार थोड़ी भगवान मानती है, तुम अपने आप को भगवान कहलाओगे तो लोग गुस्सा हो जाएंगे। ये उनको पहुँच नहीं पा रहा था। और अब की बार जो चुनाव हुआ ना, इसमें चलो विपक्ष के पास तो पैसा था ही नहीं, वो प्रचार उचार नहीं कर पाते, जनता ने लड़ा। लेकिन इसमें आईपीएल का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, वो मोदी जी समझ नहीं पाए। असल में हुआ क्या कि मोदी जी अपना पूरा प्रचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो अंजना ओम कश्यप, गोदी मीडिया जो हैं, इनके सहारे किए थे। और विपक्ष वालों का जो प्रचार था वो व्हाट्सएप, फेसबुक और इससे अपने हिसाब से था। ये भी नहीं, वो उसकी वेबसाइट वाले या व्हाट्सएप वाले खुद नहीं प्रचार करते, यूट्यूब वाले नहीं, इनके अपने कुछ लोग जो इनको मानते थे। जैसे अभी सबसे ज़्यादा तो ध्रुव राठी ने किया, रवीश कुमार, पूर्ण प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, और ये प्रज्ञा मिश्रा, और ये संजय शर्मा 4PM वाले, इन लोगों ने किया, अजीत अंजुम ने किया। ये लोग दौड़े, बहुत मेहनत किए। तो इन लोगों ने किसी पार्टी का पक्ष नहीं लिया, लेकिन मोदी की कमियां दिखाई, उससे उनका फ़ायदा हुआ। होता क्या है कि जो सैटेलाइट वाला ये टीवी है, डिश टीवी, ये गांव में बहुत कम है, शहरों में ज़्यादा है। प्राइम टाइम जब आता है उसी टाइम आईपीएल का मैच आता था, तो गांव में अगर किसी के पास टीवी है तो वो आईपीएल देखता था। न्यूज़ सब अपने अपने हिसाब से सब्सक्राइब कर लिए हैं चैनल वालों को। मोदी जी ने अब इनाम तो दिया, अवार्ड दिया कुछ यूट्यूबर्स को, लेकिन उनको कोई देखता होता, उनकी रीच वैसे घट गई। वो अपना जोक वोक बनाते थे तो लोग ज़्यादा देखते थे, जब वो इसमें आ गए तो उनकी रीच घट गई थी। इन लोगों की बढ़ गई थी, ध्रुव राठी वगैरह की, तो लोग अपना सब्सक्राइब कर लिए थे। तो जो इनका गोदी चैनल वाले जो प्रोग्राम चलाते थे उसको कोई देख नहीं पाया। प्राइम टाइम पे इनका वो आना रहता, प्राइम टाइम पे लोग आईपीएल देखते हैं, और ज़्यादातर लोग उसको देखना इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि मोदी जी अब की बार प्रचार ही ऐसा करते थे, कोई नई घोषणा ही नहीं करते थे। वो मंगलसूत्र और तुम्हारी भैंस खोल ले जाएंगे, ये आप कह सकते हो, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में लिखा है, सही है, आप कहते हो, चलो मान ले, लेकिन मेरा मंगलसूत्र है ना, मुझे मालूम है, मैं हमारे यहाँ की जो महिलाएं उसे मालूम है सुहाग का की निशानी होती है। ऐसे कैसे कोई पार्टी ले लेगी, कोई सरकार मेरे सुहाग की निशानी ले लेगी। आप कहते हो 2 भैंस 1 भैंस खोल ले जाएगा, ऐसे कैसे मेरी भैंस को खोल ले जाएगी। वो आपने एक बेवकूफ़ी की थी जो नोटबंदी, उसमें हमको नोट निकालना पड़ा क्योंकि वो यूजलेस कर दिया था आपने, वो चलेगी नहीं, इसलिए वो निकाल दिए थे। वरना कोई और घोषणा करके निकाल लो पैसा, या कोई भैंस ले लो, आप ही जीत गए, 1 भैंस खोलवा लो किसी की, वो चला नहीं। और इनके पक्ष वाले जो थे, जो गोदी चैनल देखते थे, उन्होंने भी देखना छोड़ दिया कि यार रोज़ तो वही सब करते हैं, मुजरा, मटन, मछली और मंगलसूत्र, भैंस, कोई घोषणा तो करते नहीं। उन्होंने भ्रष्टाचार को तो अपना ही लिया है, अजित पवार वार को लेके, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है नहीं, विदेश से काला धन आने वाला नहीं है, कुछ नया इनके में होता है नहीं, तो इनका देखने क्या है, चलो यार वोट देना रहेगा दे देंगे। तो एकदम यूजलेस प्रचार इनका था, तो इनको कोई टीवी भी देखता नहीं था। फिर इन्होंने 70 इंटरव्यू दे दिया, सोने पे सुहागा। इंटरव्यू क्या दिया, वो होता ना, राजा महाराजा कवि रखते हैं जो उनका कसीदा पढ़ते हैं और बड़ाइयाँ करते हैं बिला वजह की, तो उसी में के थे। तो वो लोग बेचारे आके तारीफ है झोंक रहे थे, उसको भी कोई नहीं देखना चाहता था।
सभी इंटरव्यू में एक ही बात, बस आप महामानव हैं, आप ये हैं, आपने यो कर दिया। अरे आप कर दिए, आप मत बताओ यार, जनता से जाकर पूछो ना आप महाराज ने क्या किया, जनता बताएगी नहीं। वो पत्रकार और ये दोनों मिल के अपना तारीफ वरीफ कर लेते थे, वो उनका पैर छूता, वो उनको आशीर्वाद देते, यही चलता रहता था। पब्लिक को ये देखना नहीं था। पब्लिक प्रधानमंत्री का इंटरव्यू जब होता है तो देखने जाती है कि किस सवालों को इसने उठाया और प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया। वहाँ पूरा इंटरव्यू देख डालो तो कुछ है ही नहीं। अब की बार तो फॉर्मेलिटी चुनाव है। एक तो रजत शर्मा है, वो कॉमेडी शो करना चाहिए था उसको कपिल शर्मा से मिलके, वो पता नहीं क्या करता है, हर चीज़ में रदीप काफिया बैठा रहा था। अब की बार 400 पार 400, वो अपने आप को पत्रकार कहता है। डूब मरना चाहिए उसको कहीं गंदे नाले में, दिल्ली में है बहुत नाले, डूब मरना चाहिए, लेकिन ठीक है उसने अपना किया। इस सब से मैं इसका लगा देता हूँ जो इसने इंटरव्यू का दिया ना, और कुछ लोगों को इंटरव्यू लगा देता हूँ। आप लोग देखिए क्या पूछते हैं। मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसी ने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। तो सर रफ्तार यही रहेगी तो फिर 29 में फिर 450 पार की बात होगी। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। आपने कहा 2047 तक, तो कह रहे हैं मोदी जी ने बड़ा लंबा प्रोग्राम बना दिया, ये तो कहीं जाने वाली नहीं 47 तक। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक नैरेटिव है मोदी जी, और ये हमारा एनालिसिस है, वो है नरेंद्र मोदी। मोदी एक नैरेटिव है। मैंने देखा हर जगह आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट देना है। वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है कि भाई आपके नाम पे ही जीत के आना है। और फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। मोदी जी वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहां भी प्रधानमंत्री बन जाए। इन नतीजों के बाद राहुल होंगे फरार, अब की बार 400 पार। हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? जब इन पत्रकारों को झुकने के लिए कहा गया तो ये चीज इनको बैकफायर कर गई। इससे थोड़ी ना होता है यार। जनता को हमेशा उसकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। तुम कहते हो देश विकसित हो जाएगा, अरे हम क्या करेंगे विकसित होके? आप कहते हो 3 ट्रिलियन हो जाएगी, 5 ट्रिलियन हो जाएगी। यार जनता जाकर पूछना ट्रिलियन क्या होता है, ये ट्रिलियन से होगा क्या? हम तो देख रहे हैं हमारा कुछ नहीं हो रहा। हमारा कुर्ता पजामा उतर गया, चड्डी बंडी बची वो भी उतरने वाले। तुम ट्रिलियन बता रहे हो, हमारी तीसरी सबसे बड़ी इकनॉमी हो जाएगी। यार जहाँ इतने लोग खाने वाले रहेंगे वहाँ इकनॉमी बढ़ेगी। तुम किस चीज़ में हो यार? और तुम जिसको पिछाड़ने जा रहे हो उसकी तुम्हारा उसका मुकाबला क्या है? हाँ, उसके यहाँ कितने आदमी हैं? कमाने वाले कुल कई लोग हैं? तुम्हारे 140 करोड़ लोग हैं यार। 80 करोड़ लोग भिखमंगे बना दिए हो। तुम कहते हो मैं उनका चूल्हा बुझने नहीं दूंगा, यानी 5 किलो राशन, तो 5 किलो राशन में चूल्हा जलता है। वो एक सपोर्ट मिलता है, उससे होता जाता कुछ नहीं। 1 लीटर में कड़वा तेल लेना पड़ेगा ना, वो जो तुम्हारा राशन ले रहा है उसको पता चलता है कि कहाँ से आता है। रोजगार तो कुछ है नहीं, गांव में कोई काम धंधा बचा नहीं, कृषि लोग करते नहीं क्योंकि खाद और डीजल सब महंगा हो गया। अब काम भर का लोग खेती करते हैं क्योंकि जितना पैदा करने में लगता है उतने कम में बिकता है, तो वहाँ मजदूर कम हो गए। उसके बाद दूसरा काम था, लोग घर बनवाते थे तो उसमें मजदूरी लगती थी। घर बनवाना लोगों ने बंद कर दिया है, काम भर का बनवा लेते हैं क्योंकि हर चीज़ महंगी, सीमेंट, मोरंग, सरिया, सारी चीज़ें महंगी कर दी। लोगों को हैसियत ही नहीं रही, काम भर का बनवा लेते हैं। वरना हमेशा तो सीजन में घर ही बनते रहते थे, ईंट बिकती थी, ज़मीनें बिकती थी। अब कोई नहीं बनवाता, बस जिसको बहुत ज़रूरी है थोड़ा मोड़ा बनवा लेता है। फिनिशिंग और शाइनिंग, टाइल्स और ये सब तो लोग भूल ही गए हैं अब कराना। ऐसा इकनॉमी टाइट कर दी है, तो उसका अंजाम मिला हजरत को। और अब की बार ये बहुमत जो मिला है वो इसी का है। तो इसी के कारण ये एनडीए वाले खुश नहीं हैं, बड़े दुखी लग रहे हैं। और इनको पता चल गया कि अब हमारा डाउनफॉल आ गया है। और मैंने जनता दल से राजनीति की शुरुआत की थी। जनता दल ख़त्म हुई तो मैंने राजनीति से संन्यास ले लिया था। तो मेरा तजुर्बा है कि अभी बीजेपी का भी डाउनफॉल आया है। ये भी जब टूटेगी ना तो कितने टुकड़े होंगे पता नहीं चलेगा। बस इन्हीं के बाद टूटनी है, क्योंकि इन्होंने तो बीजेपी को ख़त्म कर दिया। मोदी बीजेपी, बीजेपी मोदी हो गए। मोदी नहीं तो कौन? जैसे वो कहता था ना एक बागड़ बिल्ला, वो चैनल वाला, मोदी नहीं तो हु, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अब मोदी नहीं तो बीजेपी कौन? क्यों? क्योंकि मोदी बीजेपी, बीजेपी मोदी हो गए। तो मोदी के बाद तो ख़त्म है कार्यक्रम, और बहुत से टुकड़ों में टूटेंगे। फिर देखो हर यहाँ तो छत्रप हैं।
छत्रप विपक्ष में जो थे उन्होंने संभाल लिया, क्योंकि मोदी को अकेले पूरे देश में प्रचार करना था। उसने सेकंड लाइन का कोई लीडर ही नहीं बनने दिया किसी को। और जो इंडिया था उसके हर, जैसे यूपी में अखिलेश थे, वहाँ बिहार में तेजस्वी थे, वहाँ मद्रास में अलग थे, तेलंगाना में अलग थे, कर्नाटक में अलग थे, तो हर जगह अलग अलग लोग थे। लेकिन मोदी जी के लिए कहीं कोई नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो कोई था ही नहीं, मोदी के अलावा किसी कोई जनता ही नहीं था। शिवराज मामा अकेले, वो सब निकाल दिए गए बेचारे, किसी काम के नहीं वो। और वो सुंदरा राजे सिंधिया भी बाहर ही थी समझ लो। तो ऐसे ये अकेले बचे तो संभाल नहीं पाए। दूसरी तरफ छत्रप थे, उन्होंने बहुत संभाला। तो यही प्रेडिक्शन था कि अब वो नाड़ा संभालेंगे, तलवार नहीं उठा पाएंगे। विपक्ष इसीलिए खुश है कि मोदी जी 5 साल अपना नाड़ा ही पकड़े रहेंगे, कम से कम तलवार तो नहीं उठाएगा, इसलिए यार खुश रहूँ।